उत्तराखंड वो प्रदेश जिसका जन्म ही एक बड़े आंदोलन से हुआ। कई शहादतों के बाद इस प्रदेश की नींव रखी गई। प्रदेश बने हुए 24 साल हो गए, लेकिन क्या प्रदेश वो हासिल कर पाया या उस राह पर आगे बढ़ पाया जिसके लिए इसकी मांग की गई थी? क्या हम उन सपनों की तरफ थोड़ा भी कदम बढ़ा पाए जो सपने इस प्रदेश की मांग के साथ देखे गए थे? यकीनन कई सवाल हैं जो आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। आज भी कई बुजुर्गों से आप जब इसको लेकर बात करेंगे तो उनमें आपको निराशा दिखाई देगी। कई तो ये भी कहने से नहीं चूकते हैं कि इससे अच्छा तो हम उत्तर प्रदेश के साथ ही ठीक थे। पर ऐसा भी नहीं कि अलग प्रदेश बनने से कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन आज भी कई मूलभूत चीजें हैं जो कोसों दूर हैं, जिनके लिए उत्तराखंड को अलग मांगा गया था। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इस प्रदेश को अलग राज्य बनाने के पीछे उन आंदोलनकारियों की क्या भावना थी जिन्होंने अपनी जान दे दी अलग राज्य के लिए। आंदोलन सबसे पहले इस बात के लिए शुरू हुआ था कि पहाड़ का अपना अलग राज्य होना चाहिए, लेकिन राज्य बनने के बाद कई मैदानी जिले भी इसमें शामिल कर दिए गए। इसके अतिरिक्त पहाड़ों का दुर्गम जीवन और पिछड़ेपन की वजह से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था। पहाड़ के लोगों के हक और हितों की रक्षा के लिए साथ ही भौगोलिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं के आधार पर एक अलग राज्य की स्थापना की मांग की गई थी। लंबे आंदोलन और कई बलिदानों के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तराखंड की स्थापना हुई। इस पूरे आंदोलन ने कई बार शांति तो कई बार उग्र रूप लिया। खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, रामपुर तिरहा कांड, देहरादून गोलीकांड, कोटद्वार, नैनीताल, श्रीयंत्र टापू श्रीनगर कांड, कुछ ऐसे गोलीकांड हुए जिसमें कई लोग मारे गए और इन्हीं शहादतों ने इस आंदोलन में पूरे प्रदेश को एकजुट किया। उत्तराखंड में इसके अलावा भी कई आंदोलन हुए। जल, जंगल और जमीन को बचाने और उस पर यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार हो, उसके लिए भी आंदोलन हुए। उत्तराखंड में वन आंदोलन का इतिहास गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों ने वनों के संरक्षण, प्रबंधन और स्थानीय जनसहयोग को लेकर लगातार संघर्ष किया है। वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, तिलाड़ी, डूंडी, पैतौली, खीराकोट, मैली, पानी राखो, रक्षा सूत्र, छीनो झपटो आदि आंदोलन प्रमुख हैं, जिसका व्यापक असर भी हुआ है। चूंकि प्रदेश की नींव ही एक आंदोलन ने रखी थी, तो यहाँ किसी भी आंदोलन का होना कोई ना कोई बदलाव जरूर लेकर आता है। अब इन आंदोलनों के बाद एक बार फिर उत्तराखंड पिछले कुछ सालों में कई आंदोलनों का गवाह बन रहा है, जो शायद राज्य आंदोलन के बाद सबसे बड़े आंदोलन बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन पूर्व में हुए आंदोलनों से बेहद अलग और नए समीकरणों को जन्म देते दिखाई दे रहे हैं। जल, जंगल और जमीन जिसके लिए उत्तराखंड की मांग की गई थी, उसको लेकर सबसे पहले इस प्रदेश में ठोस नीति बननी चाहिए थी, लेकिन इन्हीं तीनों चीजों की लूट उत्तराखंड के हिस्से में आई। नदियों का सीना बड़े बड़े अनगिनत डैमों से छलनी कर दिया गया, और तो और पानी उत्तराखंड का, नदियां उत्तराखंड की। इन डैमों से जो तोड़फोड़ हुई वो उत्तराखंड के पहाड़ों की। लेकिन इन सब के बाद भी प्रदेशवासियों के हिस्से में कभी सस्ती बिजली और पीने के पानी की उचित व्यवस्था तक हो नहीं पाई। यहाँ की सरकारों ने ऐसी नीतियां बनाई कि उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन तीनों लुटते चले गए और पूरा प्रदेश बस देखता रह गया। लेकिन अब कुछ जागरूक युवा इसके खिलाफ लामबंद हुए हैं। देर से ही सही, लेकिन अब इसको लेकर इन युवाओं ने एक ऐसी अलख जगाई है कि इसको लेकर अब उत्तराखंड के हर घर में बात हो रही है। भू कानून की मांग को लेकर कुछ उत्साही युवा ताल ठोक रहे हैं, जिनके पीछे अब प्रदेश की एक बड़ी जनसंख्या खड़ी हो रही है। इन युवाओं के पास ना तो धनबल है, ना कोई राजनीतिक सपोर्ट, लेकिन इस प्रदेश की बिगड़ती दशा को लेकर ये युवा बदलाव की लौ जलाते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह प्रदेश के बेरोजगारों ने भी एक बड़े नेक्सस का पर्दाफाश किया। पेपर धांधलियों को जिस तरह से युवाओं के एक आंदोलन ने जग जाहिर किया, उसने हमारे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। इस आंदोलन के बाद इस प्रदेश के लोगों को मालूम हुआ कि पर्दे के पीछे किस तरह का खेल नौकरियों को लेकर लगातार चल रहा था। इससे पहले कई परिवार ऐसे रहे होंगे जिनके बच्चे काफी तैयारी करने के बाद भी परीक्षा पास नहीं कर पाते थे, जिसके बाद उनके अभिभावक भी ये मान लेते थे कि उनके बच्चे शायद उस लायक ही नहीं कि वो परीक्षा पास कर पाएं।
लेकिन इस आंदोलन के बाद उनकी ये सोच भी बदली होगी कि उनके बच्चे तो लायक थे, लेकिन सिस्टम के अंदर घुसे उस भ्रष्टाचार ने उनके बच्चों को नालायक साबित कर दिया था। वर्तमान में ये दो आंदोलन इस प्रदेश में सबसे बड़े आंदोलन के तौर पर पहचान बना चुके हैं। एक आंदोलन मोहित डिमरी अपने कुछ साथियों के साथ जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें अब लगभग पूरा पहाड़ उनके साथ हो लिया है। तो दूसरा आंदोलन बॉबी पवार, राम कंडवाल, सुरेश सिंह जैसे हजारों युवा इस प्रदेश की रीढ़ यानी उन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं जो इस प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ अब आंदोलन बनकर नहीं रह गए हैं, बल्कि इस प्रदेश में व्यवसाय परिवर्तन से लेकर राजनीति में भी परिवर्तन की राह दिखा रहे हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आंदोलन को पूर्व सैनिक संगठन, महिला मंच, आंदोलनकारी मंच, उत्तराखंड संयुक्त आंदोलनकारी मंच, पहाड़ी स्वाभिमान सेना, धाद, देवभूमि संगठन, महानगर ऑटो यूनियन, दून गढ़वाल जीप कमांडर कल्याण समिति, उपनल महासंघ, अतिथि शिक्षक संगठन, पूर्व कर्मचारी संगठन, ओपीएस संगठन, चारधाम महापंचायत, गढ़वाल सभा, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन, राठ महासभा, आर्यन छात्र संगठन सहित कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है, जो बताता है कि आंदोलन अब धीरे धीरे कुछ युवाओं की पहल के बाद जन जन का आंदोलन बनता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और टिहरी से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले बॉबी पवार खुलकर राजनीति में उतर चुके हैं, जो इस प्रदेश में लंबे समय बाद तीसरे विकल्प के रूप में खुद को स्थापित कर रहे हैं। पहले टिहरी लोकसभा चुनाव में पहली बार में 26 साल की उम्र में दो राष्ट्रीय पार्टियों के इतर 1,60,000 वोट लाने में सफल हुए और उसके बाद केदारनाथ उपचुनाव में समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के लिए प्रचार कर 10,000 के करीब वोट लाना बता रहा है कि इस प्रदेश का एक बड़ा तबका भाजपा और कांग्रेस की राजनीति से अब ऊब चुका है और किसी तीसरे विकल्प की तरफ देख रहा है। बॉबी पवार ने यह भी साबित किया है कि सही मुद्दों को लेकर अगर आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता उस पर विचार जरूर करती है। वैसे ये सबक भी है दोनों राजनीतिक दलों के लिए जो युवाओं को हल्के में लेने की गलती कर रहे हैं। इतने समय से बेरोजगारों की बात न सुनना भाजपा सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। हालांकि केदारनाथ विजय के बाद भाजपा इन सब बातों पर भले ध्यान न दे, कांग्रेस उन पर बी टीम बनने का आरोप मढ़ती रहे, लेकिन ये भी सच है कि इन आंदोलनों से निकले युवा धीरे धीरे ही सही इस प्रदेश में नए राजनीतिक विकल्प खड़ा करने में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अगर इनको अनदेखा किया जाता रहा तो किसी दिन ये दोनों राष्ट्रीय दलों की जमीन खिसका सकते हैं। बॉबी पवार जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले खोल रहे हैं और बेहद आक्रामक होकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, वो भी सरकार के सामने चुनौती बन रहा है। 2027 में बॉबी पवार और उनके साथी प्रदेश की 50 विधानसभा सीटों पर उतरने का मन बना रहे हैं। अगर ऐसा हुआ और कुछ प्रतिशत कामयाबी भी पहली बार उनके हिस्से में आई और कुछ नए चेहरे विधानसभा पहुंचे तो ये मानकर चलिए कि 2027 में उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर कई ऐसे मुद्दे उठते दिखाई देंगे जिन पर शायद आज तक कोई बात सदन के अंदर हुई नहीं। कुछ लोग भी अगर ऐसे जीतकर जाते हैं तो समझिए इस प्रदेश में तीसरे विकल्प ने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। देखना होगा कि ये उत्साही युवा लंबे समय से चली आ रही उत्तराखंड की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन ला भी पाएंगे या नहीं। एक और मुद्दा है जो राज्य बनने के बाद से आज तक चला आ रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन हमारी किसी भी सरकार ने इस मुद्दे का हल ढूंढने का प्रयास किया नहीं। वो है स्थायी राजधानी गैरसैंण। इसको लेकर भी प्रदेश में कई बार आंदोलन हुए, लेकिन इस पर कभी ध्यान दिया नहीं गया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको बजट सत्र के दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर आंदोलनकारियों के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम उठाया था और उसके लिए एक अच्छे खासे बजट की भी घोषणा की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसको एक अलग कमिश्नरी बनाने की भी घोषणा की थी, लेकिन इसको लेकर उनको कांग्रेस के साथ साथ अपने ही नेताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद कमिश्नरी वाली फैसले को बदला गया था। लेकिन इसके अतिरिक्त आज तक गैरसैंण सिर्फ लोगों की भावनाओं तक ही सीमित दिखाई देता है। इन्हीं भावनाओं को देखते हुए सरकारों की मजबूरी है यहां सत्र कराना। बाकी दिल से कोई भी विधायक यहां जाना नहीं चाहता।
एक बार तो उत्तराखंड के 40 विधायक सरकार को पत्र लिखकर यहां सत्र ना कराने की बात कह चुके हैं। इन माननीयों का कहना था कि यहां ठंड बहुत लगती है। अब सोचिए कि ये वही विधायक हैं जो पहाड़ों से चुनाव जीतकर देहरादून जाते हैं और जीतने के बाद उनको यहां यानी गैरसैंण जाने पर ठंड लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे विधायक से हम इस प्रदेश के विकास की उम्मीद करें तो कैसे करें? उत्तराखंड के माननीयों का गैरसैंण को लेकर क्या रवैया है, इसको सारा प्रदेश जान चुका है, लेकिन कभी किसी नेता ने इस सच्चाई को स्वीकार किया नहीं। लेकिन पहली बार एक नेता ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि गैरसैंण कोई भी विधायक नहीं जाना चाहता। सत्र के नाम पर चले भी गया तो उसको हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस आने की जल्दी होती है। ये बात ऑन कैमरा स्वीकार की है 9 बार मंत्री रह चुके हरक सिंह रावत ने, जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की पोल खोलकर इस मामले में रख दी है। जिस तरह से हरक सिंह रावत ने कैमरे पर इस बात को स्वीकार किया, इससे उनकी साफगोई की भी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी नेता ने खुलकर इस सच्चाई को स्वीकार किया है। मगर साथ ही एक सवाल भी खड़ा हो जाता है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कदम बढ़ाया था तो त्रिवेंद्र के साथ कदम ताल करने से हरक जैसे कुछ मंत्री और विधायक पीछे क्यों हट गए? फिलहाल आप भी सुनिए क्या कहते हैं हरक सिंह रावत। तो आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं? जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र होता है, मैं कई बार मैं भी मंत्री था, मैंने देखा दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में मिलजुल कर 3 दिन के अंदर जो है शोर शराबा करते हैं और विधानसभा सत्र खत्म कर देते हैं। ये धोखा कर रहे हो ना आप किसी के साथ। उत्तराखंड के लोगों के साथ आप जज्बात के साथ धोखा कर रहे हो गैरसैंण के नाम पर। जो सरकार आती है बड़ी बड़ी बातें करता, हर मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करता, नहीं गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा। बिल्डिंगें बनाने से, भवन बनाने से, बिल्डिंगें बनाने से वहां राजधानी नहीं बनने वाली। मुझको आज ये बता दो कि जब से गैरसैंण विधानसभा बनी है, वहां चीफ सेक्रेटरी कितने दिन बैठा? वहां चीफ सेक्रेटरी आप मुझे बता दो कितने दिन बैठा है? कितने दिन डीजीपी बैठा है वहां? उसमें जब विधानसभा सत्र होता होगा 2-3 दिन के लिए जाते होंगे। जाए ना वहां सचिवालय चलाओ ना, वहां सचिवालय भी। क्यों धोखा कर रहे हो उत्तराखंड के लोगों के साथ? हरक सिंह रावत जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। प्रदेश का हर आदमी ये बात जानता है, हर नेता मानता है, लेकिन कहता कोई कुछ नहीं। बस गैरसैंण को लेकर बड़े बड़े दावे भाषणों में किए जाते हैं और इन भाषणों का सच जानने के बाद भी आम जनता इन झूठे दावे और भाषणों पर हाथ उठाकर ताली बजाती रहती है। वैसे हाथ उठाकर हल्ला बोल तो इस प्रदेश के युवा भी कर रहे हैं। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर इसको लेकर कई बार बेरोजगार युवाओं ने सड़कों पर भी आंदोलन किया, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए अब वो धरना स्थल पर अनशन पर बैठ गए हैं। उनकी सिर्फ यही मांग है कि इस भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाई जाए, लेकिन युवाओं की बात सुनने वाला कोई है नहीं। युवा निराश है और कह रहे हैं कि अगर वो सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस प्रशासन इस तरह उनको घेर लेता है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। उनसे ज्यादा पुलिस खड़ी हो जाती है। लेकिन इस ठंड में जब वही युवा अनशन पर बैठे हैं तो कोई उनकी सुध लेने वाला है नहीं। कोई विपक्ष का नेता तक उनको मिलने नहीं आया और यही कारण रहा कि अब युवा एकजुट होकर भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। प्रशासन तभी आता है सर, जैसे हम कोई रैली निकालते हैं तो वहाँ पे प्रशासन ऐसे आता है कि जैसे कोई आतंकवादी संगठन आ गया होगा। हमसे ज़्यादा पुलिस वाले हो जाते हैं। मेरे को तो वो चीज़ देख के हंसी आती है कि यहाँ पे कोई जैसे मोहम्मद संगठन आ गया या कोई ISI के संगठन आ गया कि भाई तुम इतनी पुलिस टास्क भेज दे रहे हो और यहाँ पे हमें पूछने कोई नहीं आ रहा सर। एक अधिकारी क्या, एक यहाँ का कोई प्रधान भी होगा सर, वो भी नहीं आ रहा हमें पूछने, तो अधिकारी से हम क्या उम्मीद रखें सर? वहाँ पे भगाने सब आ जाते हैं सर कि यहाँ पे रैली नहीं होगी, उधर होगी। वहाँ पे हमें तोड़ने के लिए सब आ जाते हैं, पर यहाँ पे हमारा मनोबल बढ़ाने कोई नहीं आता सर। ये तो वो युवा हैं जो नौकरी पाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो युवा भी परेशान हैं जो नौकरी पा चुके हैं, परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन उनको भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे। ऐसे ही असंतुष्ट अब युवा तीसरे विकल्प का रास्ता बना रहे हैं। मेरी दोस्त सिस्टर है, तो उन्होंने 7 साल जॉब करी ताकि मैं पढ़ सकूं। वो मेरे साथ डेली आ रहे हैं। बहुत मुश्किल है। मैं मेंटली, फिजिकली, मेरी पूरी फैमिली और मैं बहुत टॉर्चर हो चुके हैं। मेंटली एकदम डिस्टर्ब। मैंने इतनी मेहनत करी है, मैम, इतनी मेहनत मेरे पूरे परिवार ने मेरे लिए जॉब भी करी है 7 साल। ये इसका हो जाएगा तो मैं सिक्योर, हम दोनों सिक्योर हो जाएंगे। मैम अभी तक नहीं हुआ।
चाहती हूँ, जैसे 20 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें नियुक्ति पत्र दिए, मैं सर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप ही के सरकार में हमें नियुक्ति पत्र मिले हैं, आप ही के सरकार हमें जल्द से जल्द पोस्टिंग दे दे। आप ही बताओ, 201 बच्चों में से 138 बच्चों को पोस्टिंग मिली, 138 बच्चों में से 63 बच्चे हम बाहर रह गए हैं, उसमें से 47 महिलाएं हैं। खुद मतलब कि सचिवालय में मुख्य सचिव एक महिला है, हमारी खुद जो सचिव है वो भी एक महिला है। कैसे वो कैसे वो इन 47 महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही है? सर हम यहाँ 1.5 महीने से विभाग के चक्कर काट रहे हैं, पर हमें कोई मतलब आश्वासन पूरी तरीके से रिटर्न में कुछ नहीं मिला है कि हमें कब पोस्टिंग मिलेगी। एक तरफ बेरोजगारी से युवा परेशान है, बढ़ती बेरोजगारी केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस पर सरकारें क्या जवाब दें, ये सूझ नहीं रहा। ऐसे में उत्तराखंड के होनहार कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने तमाम सरकारों को बेरोजगारी के सवाल का एक सटीक जवाब सुझाया है। वो जवाब क्या है, जरा आप ही सुनिए और फैसला कीजिए। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नेचुरली बेरोजगारी बढ़ेगी। ये कोई जिस तरह जनसंख्या बढ़ती है उसके चलते बेरोजगारी बढ़ेगी। सुना आपने मंत्री जी को, यानी बेरोजगारी का जितना कठिन सवाल है उसका जवाब कितना आसान है। जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। मंत्री जी से दरअसल ये सवाल पिथौरागढ़ भर्ती में उमड़ी बेरोजगारों की भीड़ को लेकर पूछा गया था, जिसका माकूल जवाब सामने आया है। लेकिन मंत्री जी ये बात तो 10वीं में पढ़ने वाला युवा भी जानता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि अगर लोग ही नहीं होते तो बेरोजगारी का सवाल ही नहीं होता। अब जबकि लोग हैं तो बेरोजगारी का सवाल तो उठेगा ही। असल सवाल तो यह है कि सरकारें क्या कर रही हैं। अच्छा होता मंत्री जी इस जवाब की जगह ये बताते कि सरकार ने रोजगार के लिए क्या क्या किया है। वैसे मंत्री महोदय को प्रधानमंत्री का वो बयान तो याद होगा ही कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, पर मंत्री जी जानते हैं कि ये वादे हैं, वादों का क्या। अब रोजगार तो इस युवा प्रदेश में मिल नहीं रहे, मगर आदेश आया है कि नगर निकायों में स्वीकृत पदों को लिए अलग भर्ती आउटसोर्स संविदा कर्मी, दैनिक वेतन कर्मी हटाए जाएंगे। शहरी विकास विभाग ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शासन ने 1 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट मांगी है। कई निकायों में चेयरमैन के स्तर से कर्मचारियों को दैनिक वेतन, आउटसोर्स या संविदा पर भर्ती किया गया है। इन सभी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगी। वेतन जारी करने वाले अफसरों से वसूली भी होगी, मतलब बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी। अब एक तरफ सरकार इन भर्तियों को गलत मान रही है तो दूसरी तरफ 2026 में अग्निवीरों की पहली खेप रिटायर होकर बाहर आ जाएगी। ऐसे में जो रिटायर होकर घर लौटेंगे उन अग्निवीरों को सरकार समूह ग के वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात सोच रही है। मतलब जो युवा सालों से इस पदों की तैयारी कर रहे हैं उनका हक यहां भी मारने की तैयारी हो रही है, यानी बेरोजगारी जस की तस रहेगी। चलते चलते एक महत्वपूर्ण सूचना साझा कर देते हैं। कई युवा ऐसे हैं जो कई परीक्षाओं की तैयारी घर से दूर रहकर करते हैं। कई नौकरी पेशा लोग भी घरों से बाहर रहते हैं। ऐसे लोग अधिकतर होटल और रेस्टोरेंट के खाने पर निर्भर रहते हैं। ये सूचना उन्हीं के लिए है। ऐसे लोग अगर रात में फूड डिलीवरी बॉय से खाना मंगा रहे हैं तो 12 बजे से पहले ही ऑर्डर कर दें। इसके बाद से किसी का ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। रेस्टोरेंट केवल रात 12 बजे तक ही डिलीवरी बॉय को खाना ले जाने देंगे। इस संबंध में देहरादून पुलिस कप्तान ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं ताकि इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जा सके। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि फूड डिलीवरी बॉयज के संबंध में कई शिकायतें मिल रही हैं, लिहाजा उनकी भी रात में चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। खाने की आड़ में कई तरह की अन्य वस्तुओं की भी डिलीवरी की जा रही है, जिसमें नशे जैसी सामग्री प्रमुख मानी जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से ये पुलिस का बेहद अहम कदम साबित हो सकता है, बशर्ते कि ये आदेश कायम रहे। तो चलिए आज के अनकट हफ्ते में इतना ही, फिर आपसे इसी शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।